अस्सलाम वालेकुम। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का दिन एक बहुत ही अहम, एक बहुत ही तारीख़ी दिन है। आज का वो दिन कि जब हमने दुनिया को ये बावर करा दिया था कि हम यहाँ पे स्टे करने आए हैं। आज का दिन वो दिन कि जब हमने दुनिया को ये बावर करा दिया था कि अगर चाय पीनी है या फिर नाश्ता करना है तो फिर तरीक़े से आएँ, लेकिन अगर छुप छुपा के रात के अंधेरे में इस ख्वाहिश को आप उजागर करेंगे तो उसका जवाब दिन दिहाड़े दिया जाएगा। आज का दिन इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि इस पाक धरती के सपूत अपनी जानें कुर्बान करने से दरेग नहीं करते, फिर चाहे वो दुश्मन के टैंकों के सामने सीना सपर हो जाना हो या फिर दुश्मन के टैंक का गोला सीने पे खाना हो। मैं हूं सैयद फैसल करीम और आज का दिन 6 सितंबर उस दिन की याद दिलाता है कि जब सिर्फ अफवाज पाकिस्तान नहीं, पूरी कौम यकजान थी, यककल्ब थी और अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के जब दांत खट्टे किए तो आज तक दुश्मन अपने ज़ख्म चाट रहा है। आज ही के दिन की एक बहुत ही ज़बरदस्त यादगार वो तारीख़ी तकरीर जब रेडियो पे हुई तो पूरी की पूरी कौम जोश, जज्बे और वलवले में नहा गई। दुश्मन को नहीं मालूम उसने किस कौम को ललकारा है। 6 सितंबर की शाम जब जनरल अयूब खान के ये अल्फाज रेडियो पाकिस्तान पर गूंजे तो पूरी कौम लब्बैक कहते हुए सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। वो दुश्मन जो शाम की चाय लाहौर में पीने का ख्वाब देख रहा था और नाश्ता करने का ख्वाब देख रहा था, उसे नाको चने चबाने पड़े। चवंडा के महाज से लेकर BRB नहर तक भारतीय सिपाही अपनी जानें बचाते भागते दिखाई दिए। इस जंग में हमारे जवानों ने बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिसका जिक्र आज तक दुश्मन करता है। इस तारीख़ी दिन की मुनासबत से सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। यौम दिफा पर बहरी दिफाई सलाहियतों में शानदार इजाफा होने जा रहा है। पाक बहरिया के बेड़े में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत होने वाली है। ISPR के मुताबिक यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया के बेड़े में 2 बहरी जंगी जहाज़ों PNS बाबर और PNS हुनैन बैक वक्त इसकी शमूलियत होगी। PNS बाबर को तुर्की में तैयार किया गया, हमारा दोस्त मुसलमान मुल्क, जबकि PNS हुनैन को रोमानिया में तैयार किया गया है। इन जहाज़ों की शमूलियत से हमारी बहरी दस्ते की सलाहियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके अलावा आज के दिन की अहमियत के हवाले से भी हम बात करेंगे। आज हमने स्टूडियोज़ में मदू किया है, हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर बाबर इब्ने सलीम और इसके साथ साथ सर्जन लेफ्टिनेंट महवेश साजिद। आप दोनों को दुनिया बोल है में बहुत बहुत खुशामदीद। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और सबसे पहले तो आप दोनों को 6 सितंबर बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। बाबर साहब, इससे पहले कि ये जो हमारी फ्लीट में 2 नए जहाज़ शामिल होने जा रहे हैं, इसका मैं भरपूर आपसे तस्करा भी करूंगा। सबसे पहले आज के दिन की मुनासबत से हम बात का आगाज़ करेंगे। 6 सितंबर, भाई मुझे तो बचपन में याद है कि जब भी इस तरह का कोई दिन होता था सुबह सुबह उठ जाते थे, चाहे वो परेड देखनी हो या फिर दीगर ड्रामे आते थे उस वक्त के। ये तो मैं एक सिविलियन की आपको मैंने बात बताई। बीइंग एन ऑफिसर, जब आप पाकिस्तान का झंडा अपने सीने पे लगाते हैं इतनी ट्रेनिंग के बाद और फिर जब आप फ़ख्र से सीना तान के इस वर्दी को ज़ेबतन करते हैं, आज के दिन की मुनासबत से क्या फीलिंग होती है बाबर साहब? जिस तरह आपने कहा कि बचपन में आप सुबह उठकर बैठ जाते थे और टीवी पर तराने देखते थे, माँ बाप हमें बताया करते थे कि ये आज बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है और इस दिन हमने दुश्मन को एक बड़ा अच्छा सबक सिखाया। तो अभी इतनी ट्रेनिंग से गुज़रने के बाद, इस इतने अरसे नेवी में सर्व करने के बाद, आज भी जब हम सुबह तैयार हो रहे होते हैं तो समहाउ वो दिल में वही बच्चा जाग जाता है और एक जब अपने आप को आईने में देखते हैं तो वो एक खुशी का ना वो एक अंदाज़ा नहीं रहता कि जिस वक्त हम कि जिस तरह लिखा करते थे आज हम उस मकाम पे पहुंचे हुए हैं जिनको हम देख लिविंग दैट थिंग एंड देन और इस चीज़ से आपके अंदर एक जज्बा और एक जो आपकी काम और उससे जो थकान होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और आप यू आर जस्ट रेडी कि यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग अबाउट जब आप बड़े हो रहे थे और आप यहाँ पे हैं, तो आप यू आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि जब वो टाइम आए और आप अपना जो कर्ज है वो उतार सकें। इसीलिए तो कहते हैं ना कि हर घड़ी तैयार कामरान है हम। अच्छा मिस माविश,
पाकिस्तान की जब हम फोर्सेस को देखते हैं, वैसे ख़ातीन इस मुल्क की आबादी का 50% से ज़्यादा हैं, तो हम माइनॉरिटी में, आप लोग मेजॉरिटी में। और अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, ख़ातीन मर्दों के शाना बशाना नहीं, उनसे आगे बढ़ के, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, पुलिसिंग हो, और हमारी आर्म फोर्सेस भी अब माशाल्लाह से। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि बीइंग अ फीमेल, पाकिस्तान नेवी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, फोर्सेस आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया है कि जो बचपन से आप एक ख्वाब देख के बड़े हो रहे होते हो, स्पेशली फोर्सेस का यूनिफॉर्म आपको बहुत फैसिनेट करता है। बेसिक फैक्टर तो ये होता है, लेकिन मेरा पहला ख्वाब डॉक्टर बनना था, क्योंकि मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ सिर्फ एक स्कूल है। मैम आप कौन से इलाके से? मैं मरी के करीब एक इलाका आता है, कोटली सतिया को वहाँ से। तो सिर्फ एक स्कूल था, वो भी मेरे एक जो सर हैं ब्रिगेडियर जावेद अहमद सत्ती, उन्होंने शुरू किया था। तो उसके बाद मेरे फादर का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कॉलेज और उसके बाद यूनिवर्सिटी तक पहुँचाया। तो जब मैं डॉक्टर बन गई, उसके बाद मेरी यूनिवर्सिटी की एक सीनियर थी, वो नेवी में, तो मुझे उनको देख के बहुत मैं इंस्पायर हुई थी उनसे कि ऐसे। सबसे पहले तो मुझे फोर्सेस का डिसिप्लिन बहुत पसंद है। बेसिक फैक्टर जो ये है कि आपकी यूनिफॉर्मिटी, डिसिप्लिन, यकसानियत जो चीज़ है, उसके बाद तो नेवी, अल्हम्दुलिल्लाह नेवी वॉज चोज़न फॉर मी। मैं ये कहूँगी कि मुझे नेवी का ही एक्सपीरियंस मिलना था, तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेक्शन भी हो गई। अच्छा, उसके बाद जो ट्रेनिंग है, आप कुछ और तरह की एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं कि ठीक है मेल्स अलग जा रहे हैं, हम फीमेल्स हैं, तो हमको तो कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन वो चीज़ जो है ना, पहले दिन ही ख़त्म हो जाती है आपकी। राइट देयर व्हेन यू पुट योर फर्स्ट स्टेप, आप एकेडमी में जाते हो। और उसके बाद जो 6 मंथ से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पिछली पूरी ज़िंदगी एक तरफ है, और वो 6 मंथ्स ने जो मुझे मोल्ड किया है, वो उसके बाद वाली ज़िंदगी बिल्कुल एक तरफ है। तो मैं ये कहूँगी कि आप जो ख़वातीन को इमोशनली और ये समझा जाता है कि थोड़ा वीक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद ना आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग पावर ऐसी आ जाती है। और अभी क्योंकि मैं डॉक्टर भी हूँ, तो हमें कुछ ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं, और फिर फोर्सेस से रिलेटेड भी। तो मुझे एक दफ़ा भी ये नहीं सोचना पड़ता कि अच्छा मैं खातून हूँ तो मुझे शायद कोई एक स्टेप पीछे रह के कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। Absolutely. और स्पेशली इसलिए के अकॉर्डिंग मैं ये कहूँगी कि जैसे बचपन से हम अपने बड़ों से स्टोरीज सुनते थे कि क्या हुआ था, तो जैसे ईद पे फील होता है आपको, सेम फीलिंग्स होती है, क्योंकि हमारे यूनिट्स में और तरह से सेलिब्रेशंस की जाती हैं, फ्लैग होस्टिंग होती है, कलर्स होते हैं। Yes. तो ये इतनी आपने खूबसूरत बात की है कि एक जवान, एक अफसर के लिए ये दिन ईद का दिन होता है। लेकिन जब हम बाबर साहब ये बात बता रहे हैं, तो हम ये यकसर नहीं भूल सकते कि इस दिन 14 अगस्त और उसके बाद ऐसे जितने भी यौम आते हैं इस मुल्क की तारीख़ में, वो बग़ैर क़ुरबानी के नहीं आए हैं। चाहे वो हमारे फोर फादर्स की हों कि जिनकी क़ुरबानी और जिनकी हिजरत से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, या फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हों जो कि 48 से ले के आज तलक, चाहे दिन हो चाहे रात हो, चाहे ज़मीन हो, फ़िज़ा हो, पानी हो, या फिर अब तो द वॉर इज़ जस्ट गेटिंग फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड, 5th जनरेशन वॉर तक आ गई है। मैं ज़रूर आपसे 6 सितंबर में मज़ीद ही बात करना चाहूँगा, बिकॉज इट्स द डे। हमने बताया अपने इब्तिदाइये में कि 2 जहाज़ जो हैं वो फ्लीट्स में शामिल होने जा रहे हैं। जिस तरीके का मॉडर्न वॉरफेयर हो गया है, उसमें हम पाकिस्तान नेवी अपनी कैपेबिलिटी को सिर्फ ये नहीं कि जो पड़ोस में एक चीज़ है अददी बरतरी है उसको, बल्कि ओवरऑल द वर्ल्ड पाकिस्तान नेवी कैसे अपनी इस क्वालिटी को मेंटेन कर रही है? इसमें सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करूंगा जो आज हमारे 2 शिप्स कमीशन हो रहे हैं। जो सरफेस शिप्स होते हैं ना, वो किसी भी नेवी का एक मेन स्टे होते हैं, मेन फाइटिंग आर्म होते हैं। वो ऑफेंस हो, वो डिफेंस हो, वो सर्च एंड रेस्क्यू हो, वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ हो, वो प्रेजेंस मेंटेन करना हो, मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, सब चीज़ में जो मेन आर्म होता है किसी भी नेवी का, वो सरफेस शिप्स होते हैं। तो सरफेस शिप्स की इंक्लूजन पाकिस्तान नेवी में एक नहायत खुशाइंद चीज़ है जो कि आज हो रही है। शिप्स जो आज हमारे, जिस तरह आपने शुरू में बताया, PNS हुनैन जो कि रोमानिया में बना है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, जो कि इस तरह के 2 हमारे पास ऑलरेडी थे, और ये लार्जर एंड मोर केपेबल है, 2600 टन्स। ये बड़ा जहाज़ है। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप
जो आपने जो इस्तेलाह इस्तेमाल की ऑफशोर पेट्रोल वेसल, ये लोगों को भी बताते जाएं ताकि उनको भी अंदाज़ा होता रहे कि हम कितनी ज़्यादा जो टेक्निकल जो एडवांसमेंट में हम आते जा रहे हैं। ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जो मेन ताल्लुक होता है वो होता है समंदर में सिक्योरिटी को इंश्योर कराना, सही, जिसको हमारी इस्तिलाह में मैरीटाइम सिक्योरिटी कहा जाता है। ये प्राइमरी रोल होता है उसका, मतलब कि ये बेसिक जो उसका फंक्शन होता है वो ये होता है। हमारे जिस तरह चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर और गवादर पोर्ट जो कि हमारे एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी अच्छी फंक्शनैलिटी के लिए, उनकी अच्छे ऑपरेशनलाइजेशन के लिए, और साथ ही कराची की पोर्ट में जो हमारा सारा पूरे पाकिस्तान का 100% हमारा ट्रेड और ऑयल पूरे रीजन का जो हमारा कराची में आता है, पूरी रीजन की नज़रें हैं। तो इकोनॉमिक की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, तो इन हालात को देखते हुए मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंश्योर करना इंतहाई ज़रूरी है। और ये इसके लिए PNS तो ये स्पेसिफिक वेसल्स हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, जो कि इस मकसद के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं कि समंदर में ये मुसलसल मौजूद रहती हैं और किसी भी किस्म के कन्वेंशनल या नॉन कन्वेंशनल, जो कि रिवायती या गैर रिवायती जिस तरह के भी दुश्मन हैं, उनके खिलाफ ये वक्ती तौर पर एक्शन ले सकती हैं। जो दूसरा जहाज़ PNS बाबर, जो कि मेरे नाम से मंसूब भी है, ये मेरे लिए डबल हैप्पीनेस का इसमें है कि वी यूज्ड टू हैव PNS बाबर बिफोर, और अभी आज PNS बाबर दोबारा पाकिस्तान नेवी में शामिल हो रहे हैं। ये स्पेशल बिकॉज ये तुर्किया हमारे दोस्त मुल्क वहाँ से बने हैं, और ये एक इंतहाई कैपेबल, इंतहाई मॉडर्न वॉरशिप्स हैं। और इन शिप्स से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इस तरह के हमने 4 शिप्स हम लेंगे, ये पहला शिप है, और ये टर्की में बना है। इनमें से जो 2 आने वाले शिप्स हैं वो पाकिस्तान में भी बनेंगे, जिससे हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि हम दिफाई तौर पे खुद इंसारी की तरफ भी जा रहे हैं। हम तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान में वो शिप्स बनाएंगे, और उसके बाद हम इन्हीं शिप्स की बेस पर खुद डिज़ाइन करके फ्रिगेट साइज शिप पाकिस्तान में बनाना शुरू करेंगे, जो कि जनास क्लास फ्रिगेट हैं। तो ये उस चैप्टर का आज इब्तिदा हो रही है PNS बाबर की कमीशनिंग। एब्सोल्युटली, यानी कि इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि हमारी जो फोर्सेस हैं, जो बदलता वक्त है, बदलते वक्त के साथ जो तब्दीली के तकाज़े हैं मॉडर्न वॉरफेयर्स के, उससे अपने आप को कितना हम आहंग रख रही है। हमारे साथ आप दोनों मौजूद रहेंगे। अभी हम एक मुख्तसर सा ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होंगे। तो 6 सितंबर की यादें मज़ीद ताज़ा करेंगे, और ये भी हम बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो मॉडर्न वॉरफेयर अपना चेहरा बदल रही है, उस हिसाब से हमारी फोर्सेस कैसे उसको टैकल करेंगी। एक ब्रेक लीजिए, हमारे साथ रहिए। तुम्ही से मुजाहिदों जहां का सबात है। 6 सितंबर का दिन और आज दुनिया बोल है, इसको भरपूर तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। और क्यों ना करें, क्योंकि बचपन से लेके आज तक वो चीज़, वो जोश और वलवला जो हमें इस दिन से और इस जैसे दीगर दिनों से मिलता है, वो शायद ही किसी और चीज़ से मिलता हो। सोनिया ने भी हमें जो है फाइनली ज्वाइन कर लिया। तो सोनिया, 6 सितंबर के हवाले से व्हाट आर योर थॉट्स एंड व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस एंड योर एक्साइटमेंट? फैसल, सिंस माय चाइल्डहुड हम लोग जैसे ही 6 सितंबर आता था या 14 अगस्त में, लाइक 23 मार्च, हम लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते थे, झंडियाँ लगाना। और स्पेशली जब हमारे बड़े हैं ना, वो हमें बैठकर उसकी कहानियाँ बताते थे, लाइक कि जंग हुई थी, ऐसे ऐसे हुआ था, ये मिसाइल, और हम बड़े ज़ौक़ और शौक़ से उसे सुना करते थे। और स्पेशली मुझे ना ये जो यूनिफॉर्म्स होते हैं मुझे बड़ा फैसिनेट करते हैं हमेशा। कोई भी वर्दी, कोई भी यूनिफॉर्म मतलब मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है, और दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ सारे यूनिफॉर्म्स की। सो ऐसे ही जो लोग हमारे इतनी जाने कुर्बान हुई, इतने लोग शहीद हुए, तभी तो आज हम इस वतन में हम आज़ाद सांसें ले रहे हैं। बिल्कुल। सो ये हमारे लिए जो है ना इज़्ज़त की बात है, ये हमारे सर आंखों पे आप दोनों, और मेरी तरफ से भी खुशामदीद, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है और मैं आप लोगों को PCR में सुन रही थी आपकी दोनों की बातें, और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि आज हमारे प्रोग्राम का पार्ट जो है वो आप लोग बने हैं। मैम, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। मैंने आपकी बातें सुनी कि आपका बैकग्राउंड जो था वो नेवी से सारा कुछ है, इंस्पिरेशन एंड ऑल। एक चीज़ हमेशा से मेरे जहन में आती है कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइक हम मेल्स की ट्रेनिंग्स देखते हैं और फीमेल्स की, लेकिन मेल्स की तो फिर भी नज़र आती हैं स्क्रीन पे समटाइम्स, लेकिन फ़ीमेल्स की नहीं आती। सो मैं हमेशा ये सोचा करती हूँ कि पता नहीं फ़ीमेल्स कैसी ट्रेनिंग्स लेती होंगी। तो थोड़ा सा आप बताएं कि मेल और फीमेल की जो ट्रेनिंग्स हैं वो सेम होती हैं या उसमें कोई डिफरेंस होता है आप लोगों की जो ख़ासतौर पर ख़वातीन की होती हैं? जी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सिमिलर है। हमें ऐसा लगता है, बाहर से परसेप्शन ऐसी है, स्पेशली ड्रामा से या इस तरह से कुछ
लोग इस तरह से परसीव करते हैं कि शायद हमें प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलता है और मेल्स को जो है वो ज़रा और तरह से, लेकिन बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है, एग्जैक्टली सेम है। अच्छा, आप लोगों को भी इतनी ही हार्डकोर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं? ट्रेनिंग्स हैं। अच्छा। वही फिजिकल माइलस्टोन्स भी वैसे ही हैं, एकेडमिक माइलस्टोन्स अलग से सेट हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर। थोड़ा सा बताएंगे प्लीज़ क्या क्या ट्रेनिंग्स का पार्ट हैं, चीज़ें आपके? जी, आप समझ लें कि अर्ली मॉर्निंग 4 AM से आपकी 4 AM फिजिकल ट्रेनिंग शुरू होती है, और उसके अलावा परेड सेशंस, पीटी, उसके बाद आपके एकेडमिक पोर्शन भी होता है कुछ, उसके अलावा फिर शाम से आपकी स्पोर्ट्स, आपकी पब्लिक स्पीकिंग सेशंस अरेंज किए जाते हैं, उसके अलावा आपकी फायरिंग, उसके अलावा आपकी स्विमिंग, ये सब माइलस्टोन्स हमारे लिए भी हैं। Absolutely, and when you are in Navy, swimming is like जस्ट ऑन द कॉर्नर। अच्छा बाबर साहब, ब्रेक पे जाने से कबल हम बात कर रहे थे कि हम मॉडर्न वॉरफेयर में जो है वो कितना स्टेप इन कर रहे हैं। नाउ दो चीज़ें कही जाती हैं कि खाकम बदन अल्लाह ना करे, वो साहिर लुधियानवी कहते हैं ना कि जंग तो खुद एक मसला है, वो क्या मसलों का हल देगी, तो अल्लाह ना करे हो, लेकिन अगर कभी हुई तो या तो वो पानियों पे होगी जंग, या फिर ये जो 5th जनरेशन वॉर आ गई है, द वॉर ऑफ डेटा, द वॉर ऑफ परसेप्शन एंड ऑल। तो सबसे पहले तो मैं ज़रा इस पे बात कर लूँ कि हमारी जो प्रिपेयर्डनेस होती है फोर्सेस की, नेवी की, 24/7 राउंड द क्लॉक, उसको हम कैसे मेंटेन करते हैं, ज़रा इस हवाले से बताइए। जो प्रिपेयर्डनेस है, स्पेशली जो नेवी की है, नेवी जो नेवल फोर्सेस होती हैं उनका एक एट्रीब्यूट होता है कि ये फ़ौरन डिप्लॉय हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह लैंड फोर्सेस हैं, लैंड फोर्सेस को ज़रूरत होती है कि उनको पहले से मोबिलाइज करने के लिए उनको बताया जाए, और फिर उसमें उनको अच्छा खासा पैराफर्नेलिया चाहिए होता है गवर्नमेंट की तरफ से, डिफरेंट ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़ फॉर एग्जांपल, आई मीन इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जिनके साथ वो जो नेवीज़ होती हैं उनको वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं। और जिस तरह मैं बता रहा था कि सरफेस शिप्स जैसे ही उनको हुक्म मिले, दे कैन लीव विद इन नो टाइम एंड दे आर रेडी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ ऑपरेशंस। उनको आपने एक दफ़ा वो निकले हैं तो वो जंग लड़ने के लिए भी तैयार हैं, वो लोगों की जानें बचाने के लिए भी तैयार हैं, वो जो हैं डिटरेंस दुश्मन पे अपनी धाक बिठाने के इससे पहले कि वो कोई ऐसी हरकत करे, आप वहाँ मौजूद, आपकी मौजूदगी इटसेल्फ एक डिटरेंस की मैनिफेस्टेशन होती है। तो इस तरीके से नेवी जो है ना, उसकी जो परपेचुअल रेडीनेस है वो सबसे ज़्यादा नेवी के ऊपर अप्लाई होती है। तो हम पाकिस्तान नेवी हम किस तरह करते हैं, हमारा थ्रू आउट प्रेजेंस मेंटेन रहती है समंदर में भी, हमारे वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे भी जिसमें गवादर और मारा हमारी बेसिस शामिल हैं, हमारी सबमरीन्स जो हैं हर वक्त समंदर में डिप्लॉयड रहती हैं, हमारे एयरक्राफ्ट आपको पता चलता रहता है कि ख़बरों में आता है कि आप दोस्त पकड़ ली, और वो कैसे होता है, वो इसीलिए होता है कि हम हर वक्त हमारी आंखें और कान समंदर में अपने एरिया में हर वक्त हम उसको मॉनिटर करते रहते हैं। बाय द वे, जब बाबर साहब कह रहे हैं समंदर में, ये सिर्फ कहने की बात नहीं, आपको चंद नॉटिकल माइल्स के बाद कुछ नज़र भी नहीं आता है एक आम आदमी को, और उसमें इतने वास्ट अरेबियन सी में नज़र रखना। अच्छा, मैं अब ज़रा बाबर साहब चाहूँगा कि जो हमारे जहनों में यादें हैं पाकिस्तान नेवी की, जब भी हम 65 की बात करते हैं, तमाम तर वॉरफेयर्स की बात करते हैं, द्वारका सामने आया, उड़ा दिया, PNS गाजी की यादें हमारे जहनों में ताज़ा है, और इसके अलावा कुकरी और करपान को जो है आपने डुबो दिया, उस वक्त डुबोया उन आबदोज़ों को कि जिस वक्त वो हमसे ज़्यादा टेक्निकल सुपीरियर थी, और उसको जाके जी हमने पानी में डुबो दिया। कमिंग टू द मॉडर्न एज, जहाँ पे अभी अभिनंदन वाले वाक़े के बिल्कुल अगले ही दिन पाकिस्तान नेवी ने न्यूक्लियर सबमरीन डिटेक्ट हो जाना एक फ़ोर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की बात होती है। मैं चाहूँगा टॉक अस थ्रू सम लेजेंड्स ऑफ नेवी और उनके किरदार पर रोशनी डालें कि किस तरीके से 65 में और उसके बाद भी जितने भी हुई हैं उसमें कैसे कैसे किरदार रहा है पाकिस्तान नेवी का। पाकिस्तान नेवी का किरदार, जिस तरह आपने द्वारका की बात की, तो अब हमारे पास साउथ में उनके फ़िज़ाई हमले आ रहे थे, तो वन वंडर्स के यार उसको कैसे पता चल रहा है कि हमारे टारगेट्स किस तरह हैं। तो समहाउ इट फिगर्ड आउट कि ये जो द्वारका पे रडार सिस्टम लगा हुआ है ये उनको इन्फॉर्मेशन फराहम कर रहा है। तो अब उस सूरत में हमारे शिप्स जो कि 7 शिप्स डेजरॉन 25 स्क्वाड्रन, वो जो कि आज भी डेजरॉन 25 स्क्वाड्रन अभी भी नेवी में मौजूद है, उनके 7 शिपों ने ये प्लान बनाया। ठीक है। और ये एक बड़ा डेयरिंग प्लान था क्योंकि एयर जो थी, एयर अटैक्स आ रहे थे,
तो उस वक्त जो एयर डिफेंस था वो इतना सोफिस्टिकेटेड नहीं था जिस तरह आज के दौर में। तो वो उस तरह की चीज़ को, बड़ा डेयरिंग प्लान था कि वो यहाँ से गए तकरीबन 350 किलोमीटर्स कराची से दूर, और वहाँ जाके उन्होंने रात में उस रडार स्टेशन पे भरपूर गोलाबारी की कि वो उसको आउट ऑफ एक्शन किया। और पैरेलल में उनकी रिटेलिएशन को रोकने के लिए हमारी गाजी सबमरीन जो थी, जो कि उस वक्त बरसगीर में वाइट सबमरीन थी, वो सी में थी। ओके। अब जो डिटरेंस की मैंने अर्लियर बात की कि आपकी मेयर मौजूदगी जो है वो दुश्मन को बहुत सारे काम करने से रोक देती है, तो उसकी मौजूदगी की वजह से इंडियन नेवी के शिप्स नहीं निकले बाहर, एंड वी वर एबल टू डिटर देम कि वो इसकी जुर्रत ही ना कर सकें कि वो निकल के हमारे साथ मुकाबला कर सकें। सो वी वर एबल टू डिस्ट्रॉय देम एंड वी वर एबल टू कम बैक। और इसी और तो इस तरीके से उस सबमरीन से हमें जो है अच्छा खासा हम उस पर डिटर्नेंस जो है एनिमी के ऊपर कर सके थे। और सिमिलरली जिस तरह आपने खुकरी की बात की, खुकरी आई वुड टेल यू, जो कि एक इट्स ए मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दिस वाज द फर्स्ट submarine kill. Oh yes. This was the first submarine kill of a destroyer frigate sized ship. वो बात जो कि रफली तकरीबन 30-35 साल बिल्कुल के अरसा है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और सर अहमद तस्नीम जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे, हमें उनको अक्सर सुनने का मौका मिलता है, जिस जुर्रत और जिस बहादुरी और जिस चीज़ का वो हमें सबक देते हैं, और जिस तरीके से वो ही वॉक्स अस थ्रू द होल स्टोरी कि किस तरीके से उन्होंने उनको डिटेक्ट किया, किस तरीके से उन्होंने उन पर अटैक किया, किस तरीके से उन्होंने किरपान पे अटैक किया, और किस तरीके से उसके बाद जब वो सब आके एंटी सबमरीन वॉरफेयर में उनको पकड़ने में मसरूफ़ हुए, तो किस बहादुरी से वो वहाँ से अपनी सारी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए ही वाज एबल टू रिट्रीव बैक सही सलामत। तो ये एक बहुत बड़ी, जिस तरह आपने कहा कि सबमरीन का डिटेक्ट हो जाना इटसेल्फ जो है वो दैट गेम इज़ ओवर। तो यही चीज़ थी उस वक्त थी कि उसको टारगेट करने के बाद हंगोर वॉज एबल टू अवॉइड डिटेक्शन और वो वापस आए। तो ये लेजेंड्स जो हैं वही, जब हम ये कहानियाँ सुनते हैं और अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे दिल में वो जो जज्बा है और जो खुशी है, और यू कैन रीड दैट बॉडी लैंग्वेज। तो ये चीज़ जो है ना, ये हर 6 सितंबर को ये यादें सब ताज़ा हो जाती हैं। और सुबह जब हम तैयार हो रहे होते हैं, तो जिस तरह हमने पहले बात की, तो इट इज़ लाइक एक रुआ आपका बॉडी का कह रहा होता है कि यस यू नो व्हाट, आई एम रेडी, सो ब्रिंग इट ऑन। एब्सोल्युटली। इसीलिए तो हम कहते हैं ना, हिम्मत का आलम मौजों पे कदम अल्लाह का करम, दैट्स नेवीज़ मोटो। अच्छा, क्योंकि मिस माविश आपका ताल्लुक जो है वो मेडिकल से है, तो मैं चाहूँगा कि हम वॉरफेयर्स की तो हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं ना, और व्हेन मेन टॉक तो जी वो जो ठूठा वाली होती है उसमें वी टेक प्राइड, लेकिन एक बहुत अहम जो जुज़ होता है किसी भी जंग का, वो उसकी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है। मुझे बताइए कि किसी भी फोर्स में, नेवी स्पेशली एंड बाकी भी, तो उसमें ये वाली जो प्रिपेयर्डनेस होती है वो कितनी अहम होती है और आप लोग इसको कैसे कैरी आउट करते हैं? पहले तो मैं ये कहूँगी कि जान है तो जहान है। यस। और स्पेशली हम फोर्सेस में तो फिज़िकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस इज़ द फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए आपके कैडेट्स हों, आपके ऑफिसर्स हों, स्पेशली ट्रेनिंग में उसके बाद भी हेल्थ को पहली प्रायोरिटी पे रखा जाता है, ठीक है। और हम लोग बीइंग इन फोर्सेस, हमें ये सिखाया जाता है कि आपने अपने सोल्जर्स की, अपने ऑफिसर्स की हेल्थ को किस तरह से सही लेके चलना है, ठीक है। तो आप वैसे आप अपने हेल्थ की किसी भी इशू को इग्नोर कर देंगे, लेकिन एक फ़ौजी अपने हेल्थ की इशू को इग्नोर नहीं कर सकता है। और उसके अलावा फोर्सेस जो हैं सिर्फ आपके सेंट्रल एरियाज़ या उस तरह से में लोकेटेड नहीं है। आप आर्मी को देखें, कहाँ आपके वो कश्मीर के इलाकों में और सियाचिन में, वहाँ पे भी डॉक्टर्स हैं। तो सिर्फ फ़ौजी वहाँ लड़ नहीं रहा है, आपका डॉक्टर पीछे बैठा है आपको बचाने के लिए। इसी तरह से आप अभी हमारी साहिली इलाकों पर देखें, दरमानजा नेवी का हॉस्पिटल है वहाँ। इसके अलावा बहुत सारे कैंप्स होते रहते हैं रेगुलर चेकअप्स, फॉलोअप्स के लिए। तो आपका सेहत पहले आती है, उसके बाद जो है बाकी चीज़ें। जी, यहाँ मैं एक पॉइंट पूछना चाह रही हूँ कि आपने कहा सेहत जान है तो जहान है, ये एक स्टेटमेंट इटसेल्फ एक बहुत डीप एक मीनिंग लगता है। आपने बताया कि साइकोलॉजिकली भी आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ से आप अपने सॉफ्टवेयर से अपडेटेड हैं तो फिर आप
आराम से आगे तक अपनी जर्नी कर सकते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि एक फ़ौजी के लिए आप जब उनको मोटिवेशन देती हैं कि आप लाइक जैसे सर ने कहा ना कि हमें किसी की जो स्पीच है वो मोटिवेट कर देती है, यूनिफॉर्म मोटिवेट कर, आप उन्हें क्या कहती हैं जिससे वो मोटिवेट हो जाएं? ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे इस वक्त देखने और सुनने वाले हैं, जो इस वर्दी से इंस्पायर्ड हैं, इसमें आना चाहते हैं, तो उनको ये सब बातें सुन के ना वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएंगे उस चीज़ के लिए और इंथुजियास्टिक हो जाएंगे। अच्छा, हमें ये पता चल गया, इस पर हम काम करें, ओके राइट, अब हम नेवी में आना चाहते हैं। सबसे पहले आपका मकसद ना ब्रॉड होना चाहिए। आप जब अपनी ज़ात से निकल के मुल्क, कौम, इसके बारे में सोचते हैं ना, तो वो इंटरनली ड्रिवन आप खुद ही हो जाते हैं। ठीक है, आपको जब आपकी सिलेक्शन भी होती है तो आप लोगों को वो साइकोलॉजिकली असेस इस तरह से करते हैं कि जो बंदा मुल्क के लिए किसी भी वक्त जान देने के लिए हाजिर है वो सेलेक्ट होके आता है। तो जब वो आ गया और वो रोज़ ये बैच लगा रहे हैं अपने चेस्ट पे, तो वो उसके बाद उसका जज्बा रोज़ बढ़ता ही जाता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा फ़ौजी, कोई भी ऐसा इंसान है फोर्सेस में जिसको किसी भी वक्त कहीं भी जान पेश करने का मौका मिले और वो एक लम्हे के लिए भी सोचेगा, तो वो मोटिवेशन इंटरनली होती है आपके अंदर, तभी फिर आप फोर्सेस की तरफ ओके। तो अब क्योंकि हमारा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं चाहूँगा आप दोनों से, एंड विद यू रिस्पेक्ट लेडीज़ फर्स्ट, मुख्तसरन आज के दिन के हवाले से आप कोई छोटा सा पैगाम देना चाहें? मेरा पैगाम ये है कि हम अपने बाहमी जो डिफरेंसेस हैं उनसे निकल के आप ब्रॉडर एस्पेक्ट पे सोचें, मुल्क की तरक्की के लिए सोचें। और स्पेशली अब क्योंकि हमने कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वारफेयर की बात की है, तो हम सब जानते हैं कि इट्स मोर गोइंग टूवर्ड्स अनकन्वेंशनल वन। ठीक है, तो अपने आप को उन एरियाज़ में ट्रेन करें। राइट, ठीक है, जैसे हमारे पास IT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। उसके अलावा आपको अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेके जाने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल वेज को छोड़ के पढ़ाई में, उसके अलावा आपकी ट्रेनिंग में उन तरीक़ों को लेके आना है जो आप दुनिया से मुकाबला कर सकें किसी भी वक्त। बिल्कुल। एंड सर बाबर, well, I have two messages. Please. I have two messages. 6 सितंबर के हिसाब से पहला मैसेज तो मेरा है जो कि पेरेंट्स हैं उनके लिए। मैं खुद आई एम ए पेरेंट, रामीन और राहिम जो मेरे बेटा और बेटी हैं, आई एम श्योर दे आर लिसनिंग टू दिस, एंड सो इज़ माई वाइफ, लेफ्टिनेंट कमांडर नगमाना। हमें जिस तरह अभी हमने शुरू में बात की कि हमें अपने बचपन से याद है, हम उठा करते थे, देखा करते थे, और जो हमें माँ बाप हमें बताया करते थे वो हमें याद है। तो ये जो सेंस ऑफ पैट्रियटिज़म और ये जो जज्बा और ये जो वलवला है, ये उस वक्त से अभी तक हमारे अंदर मौजूद है। तो अभी के पेरेंट्स दे ऑल्सो हैव टू कंटिन्यू ट्रांसफरिंग दैट गुड, जो हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स ने उस वक्त हमारे अंदर डाली। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, बिकॉज जब तक एक कॉमन सेंस ऑफ पर्पस, एक पैट्रियटिज़म जब तक नहीं रहता, ये गुड पॉजिटिव एनर्जी नहीं रहती, आप अपने मुल्क को किसी अच्छी जगह तक नहीं पहुंचा सकते। और दूसरा जो मैसेज है वो ऑफ कोर्स जेन ज़ी को देना चाहूँगा, जो कि हमारी नई जनरेशन है। आई मीन, यू आर ब्रिलियंट, आप हमसे बहुत अच्छा सोच सकते हैं, यू आर सो फास्ट, यू आर सो टेक सेवी, बट ये सब चीज़ें अपनी जगह पे, बट यू हैव टू काइंड ऑफ कि आपकी ज़ात से ज़्यादा बड़ा मकसद होना चाहिए, जैसे भी मैडम ने भी कहा। सो यू हैव टू लिव फॉर समथिंग बिगर विच इज़ बिगर दैन योरसेल्फ, एक लार्जर कॉज। और मुल्क की खिदमत करना, वो ख्वाह वो यूनिफॉर्म में हो, ख्वाह वो सिविलियन क्लोज में हो, दैट इज़ ए वेरी, जिसको कहते हैं बड़ा अच्छा बड़ा मकसद है, जिसको लेकर आप अगर अपनी ज़िंदगी गुजारें तो आप भी खुश रहेंगे और हमारे मुल्क। सर कमांडर बाबर इब्न सलीम, थैंक यू सो मच। मिस्टर एंड लेफ्टिनेंट महविश, आपका भी बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग। 6 सितंबर की ये दिन हमें बार बार इस चीज़ की याद दिलाता है कि वो दिन अब करीब आन पहुँचे कि जब हम अपने तमाम तर जो भी डिफरेंसेस हैं उनको बालाए ताक रखें, और हमारी मंजिल एक होनी चाहिए, और वो मंजिल है पाकिस्तान। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। लेट्स टेक अ ब्रेक। ऐ वतन तूने पुकारा तो तेरे बेटे जाग उठे। आज का दिन है 6 सितंबर का दिन, और 6 सितंबर का दिन गमाजी करता है उस फतह अजीम की
कि जब बुज़दिल दुश्मन रात के अंधेरे में साज़बाज कर रहा था, लेकिन उसको जवाब दिया सुबह सवेरे, और वो भी ऐसा करारा कि उसको आज तक याद है। और उसी 6 सितंबर की याद हम हर साल ताज़ा करते हैं। वही 6 सितंबर हमारे जवानों में और अफसरान के सीरों में आज तक मौजूद है। इसीलिए अगर कोई नाश्ते का ख्वाब देखता है और करने आता है तो उसको करारा जवाब दिया जाता है। और इसी तरह अगर कोई रात के अंधेरे में पेलोड गिराने की कोशिश करता है तो दिन दहाड़े उसका तैयारा गिरा के इस बात का सबूत दिया जाता है कि हर घड़ी तैयार कामरान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम। आज का जो दिन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए। आज के दिन हम तमाम उन शोहदा को और तमाम उन गाजियों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने हमारे वतन के खातिर जो है वो एब्सोल्युटली। जैसा कि हम सबको याद होगा, बचपन के दिनों में जब भी 6 सितंबर का दिन आया करता था तो शुरू से ही नेशनल टेलीविज़न पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और राशिद मिन्हाज शहीद के नामों से मंसूब ड्रामे चला करते थे। और एक ज़ीलो ज़ीस्ट होता था, एक जज्बा होता था। किसी भी बच्चे से पूछ ले भाई बड़े होके क्या करना चाहेंगे, भाई मैं तो फौज में जाना चाहूँगा, मैं तो आर्मी में जाना चाहूँगा, मैं तो नेवी और एयरफोर्स में सर्व करना चाहूँगा। यही वो जज्बा है जो आज भी इस कौम को तमाम तर नामसाइद हालात और मुश्किलात के बावजूद जिंदा और जावेद रखता है। आज के दिन और इस दिन क्या कुछ हुआ, इस दिन से क्या कुछ सीखने की ज़रूरत है, इसी से हम आगाज़ करेंगे। हमारे साथ वॉर वेटरन मौजूद हैं, एयर कमोडोर रिटायर्ड डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब और वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। और आगाज़ में सर करना चाहूँगा शम्सी साहब आपसे, जब भी 6 सितंबर का दिन आता है तो भाई आप हमारी आवाज़ों से तो अंदाज़ा लगा रहे होंगे हमारी एक्साइटमेंट का। आप जिन्होंने सर्व किया है इतना लंबा पाकिस्तान को, पाकिस्तान की एयरफोर्स को, पाकिस्तान की नेवी को, पाकिस्तान की आर्मी को, सर आपके क्या जज्बात होते हैं? पहले शम्सी साहब आप जवाब दीजिएगा, फिर अहमद साहब आप भी इसका जवाब दीजिएगा, बट शम्सी साहब फर्स्ट। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। मैं कुछ मुख्तलिफ बात करना चाहूँगा। श्योर। दरअसल हम अपने जज्बात की तर्जुमानी अपने ख्यालात से करना चाहते हैं, लेकिन नाज़रीन कुछ और सुनना चाहते हैं आपके। मैं आज एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव पेश करूँगा आपको, जिससे आपको मेरे जज्बात की तर्जुमानी भी मिलेगी और नाज़रीन शायद इस दिन के बारे में बेहतर महसूस कर सके। हमें सबसे पहले ये देखना है कि यौम दिफा हम मनाते क्यों हैं, इसका मकसद क्या है। इसके 3 मकसद हैं, बहुत क्लियर। नंबर 1, हम अपने शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं। नंबर 2, हम अपनी आने वाली नस्लों में इस दिन की अहमियत को उजागर करना चाहते हैं और बुजुर्गों की कुर्बानियों को उजागर करना चाहते हैं। हम उन्हें बार बार अपनी नस्लों को याद दिलाना चाहते हैं ये मुल्क किस तरह हासिल किया गया और किस तरह इसका दिफा किया गया। नंबर 3, बहुत अहम, दुश्मन को ये बावर कराना चाहते हैं कि हम एक जिंदा कौम हैं। बेशक आपका कद बड़ा है, आपका साइज बड़ा है, रकबे में आप बहुत बड़े हैं, आपकी आबादी बहुत बड़ी है, आपके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, आपके पास आर्म्स इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा है, 5 गुना आप बड़े हैं हमारी आर्मी से, नेवी से, एयरफोर्स से। लेकिन क्या हमने आपका वो मंसूबा खाक में नहीं मिला दिया जिसमें आप नाश्ते की बात कर रहे थे? आपने इंट्रो में भी वो मिसाल दी। आप चाय पीने आना चाह रहे थे तो क्या हमने आपको चाय पिला के वापस नहीं भेजा? ये चीजें हम अपनी नस्ल को बताना चाहते हैं, बार बार बताना चाहते हैं, ताकि दुश्मन को ये याद रहे कि 6 सितंबर को उसने जो प्रोग्राम बनाया था वो किस तरह खाक में मिला। क्योंकि हम इकबाल के शाहीन हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें बिल्कुल अंदाज़ा हो रहा है आपके जज्बात का। साथ साथ हमारे वाइस एडमिरल अहमद सईद साहब भी मौजूद हैं। अहमद सईद साहब, मुझे बताइएगा कि यू हैव बीन अ वॉर वेटरन योरसेल्फ और आपकी सर्विस माशाल्लाह इतनी ज़्यादा है पाकिस्तान के लिए। जब भी 6 सितंबर का दिन आता है क्या जज्बात होते हैं सर आपके, ख़ास तौर पे जब आप के सामने वो सारे फ्लैशबैक्स आते हैं, योर डे ऑफ ट्रेनिंग, देन योर डे ऑफ इंडक्शन, फिर आपकी वो शब व रोज़ की मेहनत और उसके बाद पाकिस्तान का परचम अपने सीने पे सजाना, क्या जज्बात होते हैं 6 सितंबर को सर आपके?
जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये ना सिर्फ हमारी अस्करी तारीख का एक बहुत उम्दा बाब है, बल्कि हमारी नेशनल डे के हवाले से भी एक ऐसा दिन है। जब भी हमें इसकी याद आती है और जब हम ये पढ़ते हैं और ये चीज़ें जब हमने अपने बुज़ुर्गों से सुनी, तो एक नई रूह हम में जागती है और हम में भी ये जज्बा पैदा होता है कि जी हम अपने वतन के लिए कुर्बानी दे सकें किसी भी किस्म की, और यही चीज़ हमें इस दिन की याद दिलाती है। और शमसी साहब ने जो बात की, मैं बिल्कुल इसको फुली इंडोर्स करता हूँ कि ये हमारी ऐसी तारीख़ है जो कि तमाम महाज़ों पे, चाहे वो हमारी पाक आर्मी थी, हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स थी या पाकिस्तान नेवी, एक ऐसे यकजान पूरी कौम के साथ मिल के उन्होंने एक ऐसा बंध बांधा कि हमसे 5 गुना बड़ी जो ताकत, जो उससे तकरीबन 3 साल पहले अगर आप देखें 1962 में उन्होंने चाइना से शिकस्त खाई और वो ये समझ बैठे कि शायद ये तरनवाला होगा, लेकिन तीनों महाज़ों पर उनको एक इबरतनाक शिकस्त हुई और वो अब एक तारीख का हिस्सा है। हमारे साथ अहमद सईद और शमसी साहब तो मौजूद हैं। मीनवाइल हमें जॉइन कर लिया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब ने। सर, इट्स अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मैं आपसे इससे पहले कि आपसे ये जानूं कि 6 सितंबर के आपके जज्बात क्या हैं, मैं आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि उस वक्त जब ये 6 सितंबर 1965 हुआ, तो उस वक्त आप फोर्सेस में उस वक्त तक इंडक्ट हो चुके थे और कहाँ आपकी पोस्टिंग थी और उस वक्त क्या हो रहा था जब आपको ये पता चला कि 6 सितंबर हुआ है? तो उस वक्त के जरा अगर आप मोमेंट्स हमारे साथ रिलीव कर सकें। जी, मैंने 1960 में फौज ज्वाइन की थी, 1962 में कमीशन मिला और मेरे 3 साल की सर्विस थी। मैं कैप्टन था और मैं आर्मर्ड डिवीजन के साथ था। और जो लोगों का ख्याल है कि हम तैयारी में नहीं थे और कोई सरप्राइज अटैक हो गया था और हम सड़कों में थे, तो ये बात सही नहीं है। हम खुद इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक नहीं जा रहे थे, ताकि कश्मीर में जो ऑपरेशन था जिब्राल्टर, बाद में जो वहाँ पर अटैक किया गया, जोड़ियाँ कैप्चर करके अखनूर की तरफ जाना था, तो हम नहीं चाहते थे कि ये जंग इंटरनेशनल बॉर्डर पर छिड़े और हम इंडिया को प्रोवोक करें। लेकिन ये बात है, रान ऑफ कच्छ के बाद ही हमारी अफवाज जो हैं वो बैरकों से निकल गई और हम जो है छांगा मांगा से होते हुए अपने ऑपरेशन एरिया की तरफ बढ़ गए थे और कोट राधा कृष्ण और रायबंद की तरफ। और जब ये 6 सितंबर आया और हिंदुस्तान ने पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला कर दिया, तो जिसके हमें बताया गया था हमारे फॉरेन मिनिस्टर भुट्टो साहब की तरफ से, ये जंग कश्मीर तक कन्फाइन रहेगी जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, लेकिन वो उन्होंने हमको इंटरनेशनल बॉर्डर पर जब हमला किया, अय्यूब खान की स्पीच हमने कसूर के इलाके में सुनी और उसने एक नई रूप फूंक दी तमाम जो हमारे फौजी थे और हमारे तमाम जो सिविल और हमारी जो आबादी थी पूरे पाकिस्तान की। और हमको पहला जो मिशन मिला वो बॉर्डर क्रॉस करके खेम खरन पे हमला करने का मिला और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके हराबल दस्तों में शरीक था। और पहला जो टारगेट था खेम खरन शहर से पहले वो कस्टम पोस्ट थी खेम खरन की, जहाँ पर 2 कंपनियां थी डोगरा बटालियन की। और जब हमने हमला किया तो हमने काफी आदमी उनके मार डाले, काफी जख्मी किए, काफी उनके कैदी बना लिए, इनका एक टैंक भी तबाह किया, हमारे भी कुछ आदमी जख्मी हुए। तो ये पहला मार्का था। और दूसरे दिन फिर आगे बढ़ के खेम खरन को फतह कर लिया गया। उसके आगे बढ़ के असल उत्तर बल्तोहा तक हमारे ट्रूप्स पहुंचे, लेकिन वहाँ पर इन्फेंट्री की पैदा फौज की कमी थी, जिसकी वजह से ज़मीन को हम होल्ड ना कर सके। और उसके बाद जब पता चला कि हिंदुस्तान ने बहुत बड़ा हमला सियालकोट और चविंडा के मकाम पर कर दिया है, तो हमारे ब्रिगेड को हुक्म मिला 12 सितंबर को कि आप जो है फौरन जो है ब्रिगेड यहाँ से निकले खेम खरन से और दूसरे पलटनों को हैंड ओवर कर दे जो इलाका आपने जीता है और आप चविंडा पहुंचे। तो हमको दिन को मूव करने का ऑर्डर दिया गया, जो कि नॉर्मली नहीं होता, रात को करते हैं एयरफोर्स से बचने के लिए। और यही हुआ, जो ही हम कसूर रायबंद से आगे निकले हैं तो एक जगह ललियानी उसका नाम था, तब्दील हो गया, वहाँ इंडियन एयरफोर्स का अटैक हमारी फोर्सेस पर आ गया। हमारे कुछ लोग शहीद भी हुए, कुछ गाड़ियाँ भी तबाह हुई, लेकिन उस रात तक हम पसरूर एयरफील्ड पर पहुँच गए
और पहला टास्क हमको ये मिला कि पशु एयरफील्ड का डिफेंस करें और चविंडा के पीछे डिफेंस संभालें। तो बाकी जो लड़ाई है 12 से लेकर 23 तक वो हमने चविंडा में वहाँ पर गुजारी। तो मुझे 2 महाजों पर फ्रंट लाइन सोल्जर के तौर पर लड़ने का मौका मिला। तो फौज का मोराल बहुत हाई था और हिंदुस्तान का जो हमला था वो रोका गया। और जो आखिर में नतायज निकले इस जंग के 65 के, हिंदुस्तान की शिकस्त बिल्कुल पक्की जो है शिकस्त उनको हुई। ये और बात है कि प्रोपेगेंडे के लिए अपने फोर्सेस के मोराल के लिए वो झूठी कहानी आप बैठ के 20 साल बाद बना रहे थे, 25 साल बाद। लेकिन फैक्ट ये है कि जब जंग खत्म हुई है हिंदुस्तान अपने मकासद हल ना कर सका, अपने ऑब्जेक्टिव गेन ना कर सका। और दूसरी बात यह है कि जब जंग खत्म हुई है तो हमारा पास हिंदुस्तान का ज़्यादा इलाका जीता हुआ था, ज़्यादा जंगी कैदी थे, ज़्यादा टैंक उनके तबाह किए गए थे, ज़्यादा उनके हमारी एयरफोर्स ने उनके बहुत नुकसान पहुँचाया था, उनके एयरफोर्स के बहुत उनके जहाज ज़ाया। तो हर लिहाज से हमने हर महाज पे, चाहे वो खून जमा करना हो जो है अपना जख्मियों के लिए, चंदा जमा करना हो, जो भी हो पाकिस्तान या मिली तराने हो, हमने हर महाज पे हिंदुस्तान को शिकस्त दी। पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई था। मैं समझता हूँ 65 वॉर का जो जमाना था वो एक पाकिस्तान की तारीख का एक हाईलाइट, जिसमें कौम कायद-ए-आज़म साहब की वलवला अंगेज क़यादत के बाद एक दफा फिर मुत्तहिद नजर आई। पूरी कौम आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी थी, उनको सपोर्ट कर रही थी हर लिहाज से। चोरियां चकारियां बंद हो गई, लोगों ने ताजों ने कीमतें अपनी गिरा दी और अपोजिशन लीडर जो थे वो अयूब खान के पास गए। मुझे याद है फोटो निकली थी डॉन अखबार, मौदूदी साहब, नवाबजादा नसरुल्लाह, सारे अपोजिशन लीडर। उसने कहा हमारा कोई अपोजिशन नहीं है, हम टोटल आपके साथ हैं, हमारी टोटल सपोर्ट आपके साथ है। तो सारे पाकिस्तानी वक्त मुत्तहिद, ये बहुत बड़ी बात थी, ये जज्बात थे साहब। बिल्कुल। शम्सी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी 1965 में फ़ौज ने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल का कमाल ही कर दिया था। कौम के क्या जज्बात और एहसासात थे उस वक्त? जी, अभी जनरल साहब ने बड़ी खूबसूरती से तमाम हालात वाक़यात आपके सामने बयान किए और मज़ीद इसमें कुछ कहने को नहीं। लेकिन चूंकि आपने सवाल किया तो मैं आपको बताऊं कि पहली दफ़ा आज़ादी के बाद 1965 की जंग वो मौका था जब पाकिस्तानी अवाम कौम के तौर पे सामने आए, कौम के तौर पे उन्होंने मुकाबला किया हर महाज पे, और इस दिल जमाई के साथ कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। आप शोरा कराम को ले लें जी, उनका कलाम आज भी आपके सामने। आप जो हैं हमारे जितने भी सिंगर्स थे, मैडम नूरजहां के तराने, ये पुत्र हटाते नहीं बिकते। आई मीन आज भी जब ये तराना चलता है तो आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इसी तरह नसीम बानो का बहुत खूबसूरत थाम लिया होगा रसूल पाक ने। आई मीन आप मैं किस की मिसाल दूं आपको, किन किन तरानों की कि वो आज 54-50 कितने आई थिंक तकरीबन 60 साल बाद भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और जज्बात भड़क उठते हैं, इज़न्ट इट? और दिल चाहता है कि जी फौरन जाएं और जहाज को स्टार्ट करें और बस चल पड़े, ठीक है ना। इसी तरह आपके बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। लोगों के जो उस वक्त जज्बात थे वो हम तक जब पहुँचे हैं ड्रामों की सूरत में, तो मुझे एक सीन याद है कि लाहौर के जो अवाम थे ना वो BRB कैनाल की तरफ निकल गए थे डंडे भाले लेके। इस पर हम ज़रा अहमद सईद साहब से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है 6 सितंबर स्पेशल, और हमारे साथ हमारे प्रेस्टिजियस गेस्ट मौजूद थे। और ब्रेक्स पे जाने से कबल एयर कमोडोर शम्सी उन जज्बात का इजहार कर रहे थे, उन मिली नगमो तरानों का इजहार कर रहे थे, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है। और चाहे वो हाजिर सर्विस अफसरान हो, जवान हो, या फिर वॉर वेटरन्स हो, हर कोई हर जगह एंगेज रहता है। तो शम्सी साहब जो है, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर द शो, फॉर कमिंग टू द शो। मैं अहमद सईद साहब आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, हम तक तो ये जो जज्बात थे और ये तमाम तर जो सीन्स थे ये ड्रामों की सूरत में और आर्टिकल्स की सूरत पहुँचे। एक मेरे जो सीन था वो जहन में नक्श हो गया कि जिस वक्त अजीज़ भट्टी शहीद जो थे वो अपनी बटालियन के हमरा BRB पे डटे हुए थे, दूसरी ही जानिब उनके लिए लाहौर के जो जिंदा दिलाने लाहौर थे वो खाने बना के भेज रहे थे। लोग डंडे बारे कुलाड़ियाँ जो उनके हाथ में आया वो ले के आगे अगले मोर्चों की जानिब जाना चाह रहे थे और कह रहे थे कि हमें भी आप यूटिलाइज करें इस वॉरफेयर में। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अवाम का फ़ौज के साथ, अवाम का अपने इदारों के साथ नत्थी होना, इसका सबूत हमने 6 सितंबर को देखा 1965 को, आज ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि 6 सितंबर में तो ये जज्बा अपनी उरूज पर था। मैं ये कहूँगा, मैं हैसुल कौम, हम एक वाहिद कौम की तरह, एक चट्टान की तरह खड़े थे। और मैं ये समझता हूँ कि यही अजीम कौमों की निशानी है कि वो हर वक्त मुश्किल वक्त में यकजान होके खड़े, ताकि कोई भी मसला, कोई भी सिलसिला आता है तो उसमें उससे निकलने का वाहिद रास्ता यही है। आज के हवाले से मेरे ख्याल में बिल्कुल आज भी उससे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आज हमारे पास मसाइल जो हैं बहुत मुख्तलिफ नौइयत के हैं, और उनको समझने के लिए जैसे मैंने कहा कि 5th जनरेशन वॉरफेयर की बीच में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हो रही है, जिसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, जिसमें डिसइंफॉर्मेशन हो रही है, जिसमें हमें पता है कि डिसइंफो लैब्स जो पकड़ी गई यूरोप में, जो हमारा दुश्मन मुल्क हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आजकल के दौर में कौमों के दरमियान में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए या इस तरह के मसाइल पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं हरबे। तो इसके लिए हमें बड़ा एहतियात रखनी चाहिए। जो भी कोई इंफॉर्मेशन आती है उसकी तस्दीक करना बड़ा ज़रूरी है, और जो चीज़ मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है वो उसको रद्द करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और ये वो चीज़ें हैं जिनके अंदर अभी हमें मुल्की सतह पर इत्तेहाद की ज़रूरत है, ताकि आज जो हमारा मुल्क आजकल जिन मसाइल से दरपेश हैं, जिनमें इक्तिसादी मसाइल भी हैं, जिनमें बाकी पॉलिटिकल साइड पे भी हमारे कुछ मसाइल हैं, तो उन सबको इस नज़र से देखना चाहिए कि जो कुछ भी करें वो मुल्क के मफाद में करें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। मुहिउद्दीन साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि कल हम एक कौम थे और कौम ने मिलकर मुकाबला किया हर चीज़ का, लेकिन आज हम सियासी तौर पर, समाजी तौर पर बढ़ चुके हैं, हमारी सोचें जो हैं वो एक दूसरे से इख्तलाफ करने लगी हैं। कल की और आज की कौम में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मतलब कि 1965 के अगर से मवाजना किया जाए तो आजकल कौम मुंतशिर नज़र आती है, लेकिन उस वक़्त भी देखिए अयूब खान का मार्शल लॉ था, जो जमहूरियत पसंद हमारी जमातें थी, इस्लामी थी, दूसरी जमातें थी, नवाबजादा नसरुल्लाह साहब तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंपेन भी चलाते थे उनके, लेकिन मुल्क में स्टेबिलिटी थी क्योंकि प्रोग्रेस हो रही थी और माशी तौर पर हम एक मजबूत मुल्क बन के उभरे थे और हम एक मॉडल डेवलपिंग कंट्री के जो है हमको तौर पर पहचाना जाता था। पाकिस्तान के पासपोर्ट की भी इज्जत थी। तो उस जमाने में जबकि लोगों को माश मिले, तो माशी तौर पर खुशहाल हों और रोटी का मसला ना रहे, रोजगार पैदा हो रहे हों, तो बहुत सी जो है इस किस्म की पॉलिटिकल डिफरेंसेस को वो दबा देते हैं, छुपा देते हैं। लेकिन आजकल चूँकि माशी हालात दुरुस्त नहीं है और आवाम परेशान है, बिजली के बिलों से भी परेशान है, महंगाई से भी परेशान है, और इसके अलावा बलूचिस्तान में शोर शुरू है, KPK में शोर शुरू है, तो उस लिहाज से फिर जो है आप देखते हैं कौम मुंतशिर। लेकिन
जब कभी बाहर से हमला होता है ख़ासतौन हिंदुस्तान की तरफ से, तो आपने पुलवामा के मौके पे भी देख लिया कि पूरी कौम दोबारा से हमारे आर्म फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई। तो ये एक चला आ रहा है असूल नॉर्मली कि बाहर से जब भी कोई हमला किसी मुल्क पर होता है तो जॉइंट रैंक्स और उनमें पैदा होकर वो कम दुश्मन के लिए हम उम्मीद करते हैं कि हमारा मुल्क जो है अच्छी गवर्नेंस करेगा, मईशत को बेहतर बनाएगा, आवाम के साथ राब्ते मजबूत बनाकर उनकी हालत बेहतर बनाएगा, इत्तेफाक पैदा हो जाएगा। आर्म फोर्सेस तो अपने आप को ट्रेनिंग करके मजबूत रखे हुए हैं और कौम के हम मशगूल के इंस्पाइट ऑफ डिफिकल्ट टाइम्स इकोनॉमिक अफेयर्स, फिर भी कौम जो है अपने वसाइल उनको देती है जिससे वो हम वक्त तैयार रहे। बिल्कुल, बेशक। अच्छा, अब क्योंकि हम सेगमेंट के आखिर की जाने बढ़ रहे हैं, एडमिरल साहब, अहमद सईद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज का दिन बड़ी अहमियत का दिन, आज के दिन आप कौम को, ख़ास तौर पे जो हमारी नौजवान नस्ल, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मैं नौजवान नस्ल से ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट है, वेल इन्फॉर्म्ड है और बहुत एनर्जेटिक है और उन्हें मुल्की हालात का हमसे ज़्यादा इदराक है। जो एहतियात का एलिमेंट वो सिर्फ ये है कि जो इस दौर में इंफॉर्मेशन है उसको कैसे डील करना है और मुल्की मफाद में उसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये एक आजकल के दौर का बहुत बड़ा अलमिया है मेरे ख्याल में, और उसमें तहकीक का एलिमेंट अपने सामने रखें और सिर्फ एक उसका पैमाना है कि उसके एंड पे अगर वो चीज़ सामने आती है कि मुल्की मफाद में चीज़ नहीं है तो उसको रद्द कर दें। ये मैं आज का मैसेज देना चाहूँगा। और हमारी कौम में माशाल्लाह बहुत स्ट्रेंथ है और हमारे मुल्क में बहुत स्ट्रेंथ है और हमारा मुल्क इंशाल्लाह एक अजीम कौम के तौर पर उभरेगा इंशाल्लाह। ठीक है। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। तेरा हर एक जर्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे ही दम से शान हमारी, तुझे से नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। और जब जब जंग सितंबर का जिक्र आता है तो उस वक्त के जो लाजवाल गीत थे जो खुद ब खुद हमारे ज़बानों पे आ जाते हैं, अब वो ए राह हक़ के शहीदों हो या फिर वतन के सजीले जवान, इन गीतों ने जो उस वक्त के कहा जाता है कि जब बॉर्डर पे जाके मैडम नूरजहां ने इसको जो है परफॉर्म करना शुरू किया तो एक अजब सा जोश और वलवला आ गया। जंग सितंबर की बड़ी अहमियत है और ऐसे ही जब भी कोई वॉर होती है उसके वॉर एंथम की सूरत में ये चीज़ें सामने आती हैं। तो अब इन गानों को रिवाइव जो है करने का जो बेरा उठाया है, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मारूफ सिंगर सैयद हसन। तो हसन, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। और आपने तो बहुत अच्छा स्टार्ट ले लिया है तो आप खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? अच्छा हसन, 6 सितंबर के वाले से पहले तो ज़रूर हम आपसे गाने तो सुनेंगे बहुत सारा, लेकिन क्या जज्बात होते हैं? तो in our childhood we used to wake up और वो परेड एंड दिस एंड ऑल, तो जब भी ऐसी कोई चीज़ आती है
और मौसीकी रूह की ग़िज़ा हम सबको पता है, लेकिन जब इस तरह के जो गाने तराने होते हैं, एज अ सिंगर क्या फीलिंग आती है इनको परफॉर्म करते हुए, इनको रीलिव करते हुए? बचपन में मुझसे पूछा जाता था कि बड़े होके क्या बनोगे, तो मुझे बड़ा शौक था, मैं बोलता था मैं फ़ौजी बनूंगा या आर्मी में जाऊंगा मैं। तो वो तो बचपन था एक, लेकिन अब जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूँ उस तरह के सॉन्ग्स, तो वो अंदर से एक गूज़ बम्स आ रहे होते हैं कि जो हमारे जवानों ने जिस तरह से ये वतन जो है इसमें इतनी कुर्बानियाँ दी और हमें हमारी हिफाजत के लिए जो खड़े हुए होते हैं सब, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त अंदर से फीलिंग्स आ रही होती हैं कि आप खुद करने का जोश जज्बा होना चाहिए। तराने और नगमे जो हैं ये लिटरली गूज बम्स देना शुरू कर देते हैं ना, जब आप सुनते हैं तो वो जो एक अंदर का जज्बा, स्पेशली जब आप बॉर्डर जाते हैं, अगर आप गए हैं, आप बॉर्डर यकीनन गए होंगे, तो जब बॉर्डर आप जाते हैं, जब मैं बॉर्डर गई तो मुझे लगा कि बस सब कुछ मैं भूल गई हूँ और बस सिर्फ पाकिस्तान था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे थे। तो ये जो गाने स्पेशली और तराने हैं, ये मुझे लगता है कि चलते रहने चाहिए, और आप जैसे सिंगर्स जिनको रिवाइव करते हैं या कवर सॉन्ग्स, जब आपने कह दिया चलते रहने चाहिए तो फिर चलते ही रहने चाहिए। एक जरा हो जाए। तुझसे हूँ कहता हूँ मैं बड़े मान से, जग जाने नाम मेरा तेरे ही नाम से, जान भी दे देना लगे थोड़ा किया है, इतनी चाहत से ये पाकिस्तान लिया है, मन को तू भाया परचम झुलाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, खुशबू जो तेरी आए तेरी हवा से, मांगा गया है तुझको रब से दुआ में, आता है चैन मुझको तेरी ज़मीं पे, रख लूँ मैं खाक तेरी अपनी जबीं पे, गम का वो साया तूने मिटाया, दिल से लगाया हुआ यार है, ये अदब से कहा प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से, हमें प्यार है पाकिस्तान से दिल जान से। आउटस्टैंडिंग, ज़बरदस्त। अच्छा हसन, कौन से सिंगर्स पसंद हैं? अगर स्पेसिफ़िकली हम मिली नगमों तरानों की बात करें, जब भी चीज़ आती है तो हु आर द फ्यू सिंगर्स जो सबसे पहले जहन में आ जाते हैं, और वो फिर कौन से गाने हैं जो उनके? मेहंदी हसन खान साहब, अपनी जान नज़र करूँ, अपनी जान नज़र करूँ, और वो ये वतन तुम्हारा है, तुम वो पास बाइस के, और सोनी धरती मैंने परफॉर्म किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं चाहूँगा कि आप इस एक और हमारे लिए ज़रूर परफॉर्म करें, लेकिन एक चीज़ जो कि मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे कि आपने सोनी धरती आपने जब परफॉर्म किया, यू गेव इट अ डिफरेंट टेक्सचर, आपने बिल्कुल उसको डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अपने तरीके से, तो कितना अच्छा लगता है, कितना महसूस होता है। लेजेंडरी, मतलब लेजेंड से भी अगर ऊपर की कोई चीज़ होगी ना, तो फिर वो हमारे, चाहे वो खान साहब, नुसरत अली खान साहब हों, या फिर मेहदी हसन साहब हों, या फिर मैडम नूर जहाँ हों, या फिर शौकत साहब हों, या फिर यू कैन नेम देम, तो इनकी चीज़ को जब आप
रीलिव कर रहे होते हैं, रीडू कर रहे होते हैं, उस वक्त की आपकी क्या एहसास होते हैं? ये सॉन्ग्स गाना बहुत मुश्किल है, सही है। तो मैं इसको अपने तरीके से ही वही निभाता हूँ और मुझे पता है कि मैं बिल्कुल वैसा नहीं इसको कन्वे कर पा रहा, लेकिन मैं अपने दिल से कर रहा होता हूँ। यस, दैट मैटर्स। तो अच्छा लगता है, एक ऑनर फील होता है कि चले कर तो पा रहा हूँ, एटलीस्ट अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ। वैसे आपको खुद ज़्यादा कौन से गाने अच्छे लगते हैं जिनको लाइक रोमांटिक सॉन्ग्स होने चाहिए या पैट्रियोटिक सॉन्ग्स या ज़रा रॉक स्टाइल सॉन्ग्स? रॉक स्टाइल सॉन्ग्स पे रोमांटिक सॉन्ग्स लाइक आतिफ असलम के जो हैं, आतिफ असलम भी लेजेंड ही है हमारे। यस बिल्कुल। ओके, सो व्हाट्स नेक्स्ट? मेहदी हसन का कोई ये वतन तुम्हारा है, प्लीज। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़े पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का। नज़्मो ज़ब्त को अपना मीरे कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपना आप पहचानो। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़मा ख्वाइस के। आउटस्टैंडिंग। असान, मेरा तो दिल कर रहा है कि इसी तरीके से चीज़ें होते रहे, बट ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बेस्ट ऑफ लक कि आप ना सिर्फ ये बल्कि दीगर जो जॉनर्स हैं उसमें भी इसी तरह फलते फूलते रहें, गाते रहें, खुश रहें, और हम सब में 6 सितंबर के दिन ख़ास तौर पे ये जोश और वलवला इसी तरह जो है वो जगाते रहें। तो आज के शो से सोनिया, वी टॉक टू द ऑफिसर्स, हमने फॉर्मर जो ऑफिसर्स थे उनसे बात की। आज का दिन बड़ी अहमियत का हामिल दिन है। मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप कुछ ज़रूर अपनी तरफ से भी लोगों को बताएं कि आज के दिन पे हमारे क्या एहसास होते हैं, हमारे क्या जज्बात होते हैं। हमारे क्या जज्बात और एहसास होते हैं, अगर ऑनेस्टली मैं अपने दिल की बताऊं तो जब ये गाने गा भी रहे होते थे ना, लाइक सोनी धरती या ये वतन तुम्हारा है, तो जितने भी जो पैट्रियोटिक लोग हैं ना वो सब उसको फील करते हैं, उस चीज़ को, वो चीज़ दिल के अंदर जाके सीधा लगती है आपके, और आप अंदर से जो है ना वो थोड़े से इमोशनल होना शुरू हो जाते हैं। मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी का ऐसे गाने सुन के, और ख़ास तौर पे जब आप बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक होते हैं ना, पाकिस्तान से जो लगन और मोहब्बत है वो आप गाने सुनते ही वो सब समा आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है ये समा बंधे रहना चाहिए, बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है ना वो ऐसे ही जुड़ा रहना चाहिए। अच्छी बुरी बातें हर जगह होती हैं बेशक, लेकिन पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान है और हम पाकिस्तान से ही हैं। सो हमें एज अ पाकिस्तानी, एज अ नेशन ऐसे होके रहना है। अप्स एंड डाउन्स आए कुछ भी, और फैसल वैसे बात है, खुदा न खासा कभी कुछ होता है ना, आप देखें कैसे सारे पाकिस्तानी यकजा होते हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि ये यकजा होने की तो बात है। पाकिस्तान एक इकाई है और उसकी सारी कौमियतें उस गुलदस्ते का फूल हैं जिसकी महक से ये पूरी दुनिया मुअत्तर है। आज के शो से दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि जब भी वतन पे कोई खुदा न खास्ता आज आई तो ना सिर्फ हमारे इदारे बल्कि एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक बूढ़ा और एक एक औरत इस मुल्क के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत सामने आएगी, और इस मुल्क के 24/7 इसको बचाने में, इसकी तरक्की में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा करेगी। फैसल करीम और सोनिया को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट वीक। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।